बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीएनएन प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार है। मुख्तलिफ जो टीमें हैं उनकी जानिब से प्रैक्टिस सेशन अब किया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से भी पीसीबी की जानिब से भी प्रैक्टिस सेशन के लिए ऐलान कर दिया गया है और एक डिफरेंट प्लान के साथ इस मरतबा प्रैक्टिस सेशन किया जाएगा। खबर यह है कि 3 अलहदा टीमें बनाई जाएंगी और ये 3 अलहदा टीमें कराची, लाहौर और दुबई में प्रैक्टिस मैचेस में हिस्सा लेंगी। इन टीमों में यह बताया जा रहा है कि जो डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं उनको भी इंटरनेशनल खिलाड़ियों के अगेंस्ट खेलने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक अच्छा इम्तिहान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, वो है ट्राई सीरीज पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान। एक अच्छी ये ट्राई सीरीज हो सकती है अगर पाकिस्तान की टीम इसको इस्तेमाल करे। किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरह से इससे फायदा उठाया जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तैयारी के हवाले से। मुख्तलिफ इनक्लोजर्स की जो तैयारी है वो हतमी मराहिल में दाखिल है और 1 से 2 दिन में इसको आईसीसी के हवाले भी कर दिया जाएगा स्टेडियम को। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि काम कहां तक पहुंचा है और इन इनक्लोजर्स के अंदर कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं। किस किस्म की तब्दीलियां हैं, नामों में क्या चेंजेस की गई हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स की फरोख्त का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और शायकीन क्रिकेट जो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार खत्म हुआ है। लेकिन काफ़ी नाला नजर आ रहे हैं शायकीन क्रिकेट यहाँ पर और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि काउंटर्स की तादाद को बढ़ाना चाहिए। क्रिकेट जो शायकीन हैं उनकी ये गुजारिश है कि काउंटर्स बढ़ाए जाएं क्योंकि टिकट्स के हुसूल के लिए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब इंतज़ामिया का ये कहना है कि हमने सफिशेंट तादाद में काउंटर्स लगाए थे लेकिन शायकीन की तादाद बहुत बड़ी है तो इनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक अफसोसनाक खबर गम यह है कि ताहिर शाह साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिनका कल इंतकाल हुआ है और पीसीबी के रेफरी रहे, अंपायर भी रहे और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। इनको आज ट्रिब्यूट पेश करेंगे। इनकी खिदमत क्या रही पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, इसके ऊपर बात करेंगे। अपने मेहमान का मैं तारुफ करवाता चलूँ। राजा अली खान साहब ने हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए 3 अलग अलग टीमें बनाई जा रही हैं राजा साहब इस मरतबा, आप क्या समझते हैं, कैसा ये फैसला है, क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, अच्छा या बुरा, क्या कंसिडर कर रहे हैं इसको? अब ये है कि जब जैन जेएनएन के किसी प्रोग्राम में है तो बड़ा ज़रूरी है कि यू शुड बी वेल कनेक्टेड। जो क्रिकेट के सर्कल्स हैं, जो कंसर्न सर्कल्स हैं, उनके साथ आपके राब्ते हों। मेरी जो इतला है, यानी जो मेरी अबाबील कह लें, उसने जो एक इतला मुझे ला कर दी है वो ये है कि जब किसी बड़े आदमी ने पूछा फ्रैंकली विद हिज फ्रेंड आकिब जावेद कि आप फ़हीम अशरफ को क्यों आपने सेलेक्ट किया, तो उन्होंने कहा जी बंदा ही कोई नहीं हो रहा सही हो गए थे। तो अब ये हुआ है कि फ़हीम अशरफ के ऊपर, जैसे आपने अपने इंट्रो शुरू में कहा कि प्रैक्टिस मैचेस होंगे, 12 तारीख तक आप तब्दीली कर सकते हैं टू योर ओन। ये नहीं कि आप कह दें कि फ़लाँ का टखना ख़राब है या फ़लाँ की तबीयत ख़राब है, ये है या वो है। नो, आप खुद कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस मैच है, अगर ये 12 तारीख से पहले होते हैं, लेकिन एक आपने ट्राई सीरीज का जिक्र किया, वो तो एक टेस्टिंग टाइम होगा, लिटमस पेपर होगा, पता चल जाएगा। खासतौर पर जिन 2 लड़कों के ऊपर, फ़हीम अशरफ पर और खुशदिल शाह पर ये जो उंगलियां उठ रही हैं, इनके बारे में भी अगर ये खेलते हैं, ये कैसी निक में है, कैसी फॉर्म में, क्योंकि ब्रशल से खेलना वहाँ पर बरीसल में और बात है, चिटागोंग की तरफ से खेलना और बात है, और फिर जो इंटरनेशनल क्रिकेट है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। फिर 2020 इज डिफरेंट एंड 50 ओवर्स इज ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम, इज क्लोजर टू दी प्रॉपर क्रिकेट जो कि टेस्ट क्रिकेट होती है। तो इसमें ये अच्छा एक हंगामा खेज दौर होगा बिफोर द कवर्टेड T20 वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी कप। और इसमें अब जहाँ तक आपने आगाज से देखा कि एक प्रेशर माउंट हो गया ऑन सेलेक्टर्स, ऑन कैप्टन एंड फिर पीसीबी पर भी होता है, चेयरमैन साहब पर भी हो जाता है। ये टीम जो सेलेक्ट की गई है इसमें फ़हीम अशरफ के बारे में खुले मन तो बात है और ये वसीम अकरम ने भी बात की है कि ये कैसे हो गया, ये क्यों आ गए हैं। अच्छा, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऑलराउंडर ऐसे भी हैं जिनको मैं समझता हूँ, मैं क्या समझता हूँ, सब लोग बात कर रहे हैं, जुबान ज़द आम है कि आप देखें ना, आमिर जमाल वाज देयर, खुरम वाज देयर। मैं समझता हूँ कि ये कुछ ना कुछ इनको ऐसा जरूर करना चाहिए था जो कि आउट ऑफ बॉक्स होता। अगर आप रीइंफोर्सिंग द फेलियर वाली बात है, बार बार पुरानों को ही आप दोबारा मौके देते जाएंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान की ओवरऑल प्रेपरेशन का ताल्लुक है, मैं ख्याल में हमारी यूएई में भी अगर इंडिया के खिलाफ खेलते हैं तो होम लाइक कंडीशंस होंगी और फिर पाकिस्तान में भी। सेकेंडली
इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने सिर्फ एक निहत्था स्पिनर जो है उसको सामने कर दिया है, और आपने 40 जिसने आउट किया 4 मैचों में, नोमान अली, उसको आपने कंसिडर नहीं किया। मैं समझता हूं कि जब टीमें 2-2, 3-3 स्पिनर साथ लेकर आए, इंडिया में 4 स्पिनर्स लेकर आ रहा है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि अपनी सरजमीन पर जब हम कंडीशंस को समझते हैं, जानते हैं, समझते हैं, हम सिर्फ एक स्पिनर के साथ खेलें। आप सलमान अली आगा को ठीक है आप कंसिडर कर लें, या खुद शाह को कह लें कि वो खब्बे हैं, वो एक्यूरेट बॉलिंग कर लेंगे, लेकिन नहीं, एक रेगुलर स्पिनर जो बैटिंग करना जानता हो 50 ओवर्स के खेल में उसकी कंसिडरेशन, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज ऑन द कार्ड, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी इसका जवाब देंगे वो लोग जो कि एक मैं और आप हैं, मैं बाहर बैठ के देखता हूं, एक वो लोग होते हैं जिसमें मान जाना चाहिए कि खास तौर पे हेड कोच और कप्तान होते हैं जो होटल से ग्राउंड पे वो नेट पे भी देखते हैं कि आज से बारी कैसी ली, आज से बॉलिंग कैसी की, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इसका एटीट्यूड कैसा है, एमिशन और कमीशन इस बेसिस पर भी हो जाते हैं। लेकिन एक चीज जो हमें सामने नजर आ रही है, इससे 3-4 साल से क्रिकेट नहीं खेली, उस पर अगर नुक्ताचीनी की जा रही है या उंगली उठाई जा रही है तो दैट इज वैलिड, उठेगी। और ये आगाज ही से काम शुरू हो गया है। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह करे बिल्कुल ऐसा ना हो, और जो जस्टिफिकेशन पेश की है हेड कोच साहब ने और कप्तान साहब जिस तरह उनको एतमाद है, सो इज अबाउट द सिलेक्शन कमेटी, अगर वैसा हो जाता है ये तो बल्ले बल्ले हमारी सारी खुशी की बात होगी। लेकिन लोगों ने, वो कहते हैं ना कमिंग इंसिडेंट कास्ट ए शैडो बिफोर, तो ये पहले बातें होना शुरू हो गई हैं, देखें अब आगे क्या होता है। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा, बेहतर ये ना होता राजा साहब कि अगर इन तीनों खिलाड़ियों को, उस्मान खान, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ जिनका बार बार नाम लिया जाता है, अगर इनको इस्तेमाल करना ही था तो जो हालिया दौरे रहे हैं पाकिस्तान के, या यूँ कहा जाए कि हालिया सीरीज रही हैं, उसके अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता और उसके अंदर देखा जाता कि इनकी कारकर्दगी क्या रही। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की कारकर्दगी पर उठाकर इनको शामिल कर देना किस हद तक आप समझते हैं एक दानिशमंदाना फैसला था? देखिए, कभी भी आप डोमेस्टिक 4-डे क्रिकेट को तो एक क्राइटेरियन कह सकते हैं टू सिलेक्ट समबडी और नॉट टू सिलेक्ट समबडी, लेकिन एक प्राइवेट लीग की बुनियाद पर आप एक इंटरनेशनल, ये वर्ल्ड कप से बड़ा इवेंट है, इसमें 8 टॉप की टीमें हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें जी बांग्लादेश ने कोई बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लिहाजा वो T20 फॉर्मेट है, और ये जो यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो 50 ओवर्स का है, लिहाजा ये जस्टिफिकेशन बनती है। नॉट एट ऑल। मैंने स्कोर कार्ड देख लिया है, परफॉर्मेंस बॉलिंग भी देख ली है, फहीम की भी देख ली है और खुशदिल शाह की भी देख ली है, अनइम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन थे, जिस तरीके से उनको शामिल हाल कर लिया गया और टीम में शामिल कर लिया गया। लेकिन जो मैं एक बात कर रहा हूँ जिसका आपने जज़वी तौर पर इनडायरेक्टली जिक्र किया शुरू में, कि 12 तारीख तक, यानी कि 12 फरवरी यू कैन चेंज दी 15 ICC में, आप कह सकते हैं हमें ये रद्दबदल किया, यू कैन डू इट। और ये जो आप प्रैक्टिस मैचेस का अभी आपने ये जो एक न्यूज़ ब्रेक की है, एंड बिफोर दैट जो ज़ाहिर ट्राई नेशन सीरीज है, इसमें कुछ फेलियर्स हो सकते हैं, पता लग जाएगा, और अगर कुछ करना चाहे तो मैं PCB की सिलेक्शन कमेटी कर सकती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये कहिएगा कि आप क्या समझते हैं सुफियान मुकीम के हवाले से इनको शामिल नहीं किया गया, आपने नोमान का नाम लिया इब्रार की जगह पर, तो अगर इब्रार को खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इंजरी के मसाइल आ जाते हैं, कोई इस तरह के मसाइल आए, तो फिर पाकिस्तानी टीम को कहाँ पर आप स्टैंड करता देखेंगे? सुफियान मुकीम को अगर इनके साथ शामिल कर लिया जाता, भले ही उनको रिजर्व में रख लेते, ना इस्तेमाल करते, बेहतर ना था कि स्क्वाड में उनको रखा जाता? जरूर। देखिए, वो अनऑर्थोडॉक्स है और मिस्ट्री स्पिनर है, वो भी रिस्क स्पिनर है। एग्जैक्टली। और वो जो एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी होता है ना, ये जो मिडल लेग पर, और जहाँ पे वो बैट्समैन सोचता है कि आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ, ड्राइव करूँ या कट करूँ या पुल करूँ, ये वहाँ पर गेंदे करने वाले सुफियान मुकीम बॉलर है। बिल्कुल, मुझे उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया। फिर ये लो ट्रेजेक्टरी से गेंद करते हैं, ये बैट्समैन को कम मौका देते हैं, इनकी गेंद में बाइट भी है, एक थोड़ा सी वो छाल जो होती है ना लेग स्पिनर की, वो भी है, जो स्पिनर की होती है। मैं अगर होता तो मैं उनको जरूर कंसिडर करता, मेरे फेवरेट बॉलर्स में से एक होते एट द टॉप। अब उनको कंसिडर नहीं किया, इसमें भी कोई शक नहीं कि चले इब्रार हैज़ बीन फेवरेट फॉर द जो पॉपुलर डिमांड है फ्रॉम द मीडिया हाउसेस, और जो अंकल और भाईजान जी बैठे होते टीवी पे, उनकी भी कि जनाब इसको मौका पहले नहीं मिला, इसको क्यों बार बैठाया। फिर जब वो आए, आपने देखा टेस्ट सीरीज में कामयाब इतने नहीं हुए। लेट्स होप कि एक तो ये है कि हमें साइड बाय साइड पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जरूर करना है, एनालिसिस पेश करने हैं, लेकिन हमें डिस्करेज भी नहीं करना, क्योंकि इस वक्त लोगों का इंटरेस्ट है फ्रॉम द क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू। हमें खुशियां वैसी कहाँ मिलती है क्रिकेट या हॉकी? अच्छा राजा साहब, कंडीशंस की अगर बात करें तो हम ये देखते हैं कि अभी जो मैचेस हुए, हालिया मैचेस, अगर हम टेस्ट मैचेस की बात करें तो इसमें भी हमने देखा कि स्पिन विकेट्स बनाई गई, कंडीशंस को इस तरह से रखा गया कि पाकिस्तान को इसमें फ़ायदा हुआ। अब एक स्पिनर जा रहा है जो कि आप कह सकते हैं कि रेगुलर स्पिनर है, 2 स्पिनर्स ऑलराउंडर्स भी साथ में मौजूद हैं, लेकिन रेगुलर स्पिनर एक है।
तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तानी पिचेस की कंडीशंस है, किस हद तक उनको फास्ट बॉलर्स के लिए मौजू बनाया जा सकता है? क्योंकि आप जानते हैं तमाम स्टेडियम्स की सूरत हाल को और तमाम पिचेस की सूरत हाल को। आप क्या समझते हैं किस तरह से फ़ायदा उठा सकती है टीम पाकिस्तान, और मैनेजमेंट के जहन में इस हवाले से क्या होगा? देखिए, फास्ट बॉलर्स की भरमार है हमारी टीम में, बिल्कुल। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि हसनैन बुरे हैं या हारिस रऊफ बुरे हैं या शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह से मुझे कोई इख्तलाफ है या उनकी कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल में आपको ये ज़रूर करना चाहिए और करना होगा कि जब भी आप सब कॉन्टिनेंट में खेलें, अब यूएई इज़ नॉट सब कॉन्टिनेंट, इट्स मिडल ईस्ट, तो वहाँ पर भी इंतहाई कंड्यूसिव कंडीशंस होती हैं फॉर स्पिनर्स। तो आपको एक वैरायटी अपने पास रखनी चाहिए थी। आप जानते हैं कि विकेट पे जब गेंद टर्न होना शुरू होता है तो वो हिट नहीं लगती। अब आप अगेंस्ट द स्पिन या विद द स्पिन गेंद को हिट करना भी वेरी डिफिकल्ट। तो मेरे ख्याल में तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान कुछ ऐसे अपने जो मजे हुए लेकिन यंग स्पिनर्स हैं, खैर अब नुमान को तो मजे हुए कह सकते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है कि नौ उम्र नहीं है, तो बहरहाल इनको मौका देना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। और ये क्या कंसिडरेशन है, मैं इससे समझने से कासिर। बिल्कुल एक स्ट्रेटजी होनी बिल्कुल एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी। इरफान ज़हीर साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, उनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बिहाइंड द माइंड ऑफ मैनेजमेंट रहा है इस सारी सिलेक्शन के हवाले से। वेलकम टू द शो सर। किस तरह से देखते हैं टीम पाकिस्तान में सिलेक्शंस को, जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं और किन चीज़ों को आप नेगेटिव समझते हैं? देखिए, अगर ओवरऑल आप इस स्क्वाड को देखेंगे तो दो चीजों का आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ उसमें नजर आएगा कि लैक कर रही है टीम का स्क्वाड। एक तो नंबर 1 कि आप एक ओपनर के साथ जा रहे हैं, जो रेगुलर ओपनर की बात करें तो वो आप फखर जमान है, वो भी रिसेंट पास में लास्ट 4-5 मंथ में टीम का पार्ट नहीं थे। इसी तरह स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से अगर बात करते हैं तो तमाम टीम, जैसे भारत 4 स्पिनर के साथ आ रहा है, श्रीलंका 3 स्पिनर के साथ आ रहा है, या दुनिया की हर साइड को देखेंगे तो मिनिमम भी किसी का स्क्वाड आप देखेंगे तो सबके पास 2 रेगुलर स्पिनर है। हम क्या है, एक रेगुलर स्पिनर है और बाकी 2-3 पार्ट टाइमर है। तो ये ऐसे हो नहीं सकता कि आप पार्ट टाइमर के साथ आके इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट के अंदर आप समझे कि हो पाए। बट इनका कहीं ना कहीं मानना है कि जो इन्होंने रिसेंट पास के अंदर विक्ट्रीज हासिल की है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, वो पेसर के साथ हासिल की है। तो ये स्पिनर को कोई ज्यादा वैल्यू कर नहीं रहे थे ये जो मैनेजमेंट है सिलेक्शन कमेटी के हवाले से अगर बात करें, तो इसी वजह से इन्होंने इसी को प्रेफरेंस दी है कि जो कोर रखा है वो आपका यही था कि 3 पेसर, जिसमें नसीम, शाहीन और हारिस रऊफ होंगे, अबरार होंगे। आपको जो प्रॉब्लम आया, असल में प्रॉब्लम हमें शायद ये फील ज्यादा ना होता अगर अबरार के साथ अगर ये सलमान अली आगा और साइम अयूब अगर होते। असल में प्रॉब्लम साइम अयूब की एब्सेंस है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइम अयूब और सलमान अली आगा लास्ट तीनों सीरीज के अंदर दोनों बड़े आराम से 5 ओवर 10 ओवर, कभी 10 ओवर भी करवा जाते थे साइम, कभी 5 ओवर करवा देते थे, कभी हमने देखा कि सलमान अली आगा भी कर देते थे। बट वो जब एब्सेंस आई है साइम अयूब की, तो उसके बाद आपको एक बंदे की जगह पे 2 प्लेयर्स को ऐड करना पड़ा। एक आप हुजल शाह को भी ऐड कर रहे हैं, और उसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको देखा कि आपने इरफान खान नियाजी को भी आउट करना पड़ा, उसके लिए भी आपको एक प्लेयर को टीम में इंडक्ट करना पड़ा है। तो ये ओवरऑल मैनेजमेंट अगर का डिसीजन देखें तो ये 2 ऐसी मिस्टेक हैं जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी जो सिलेक्शन कमेटी है इसको सोचना चाहिए। ये अभी भी टाइम है 12 तारीख तक आपके पास कि 12 से पहले आप कोई अल्टरेशन कर सकते हैं। बट जो मेरे सोर्सेज है, आप कोई अल्टरेशन की नहीं जाएगी, इसी स्क्वाड के साथ कैरी करेंगे वो लोग। बिल्कुल। अच्छा, इरफान ज़हीर साहब, अभी राजा साहब से भी इसी पॉइंट के ऊपर बात कर रहे थे कि जो स्पिन है वो ज़्यादा सूट करता है पाकिस्तानी विकेट्स के ऊपर, स्पिन कंडीशंस ज़्यादा हैं हमारे यहाँ पर। तो अब एक स्पिनर है पाकिस्तान के पास और 4 फास्ट बॉलर के साथ हम मैदान में उतरेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक इन कंडीशंस को अपने इन फास्ट बॉलिंग ट्रैक के हवाले से सेट किया जा सकेगा? कितना मोल्ड किया जा सकता है इन कंडीशंस को कि हमें इन जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का मौका हासिल हो? देखिए, उनका मानना ये है, मैं बड़े क्लोज सोर्सेज से आपको बता रहा हूँ, उनका मानना ये है कि फेब और मार्च में पाकिस्तान और दुबई में बॉल ज्यादा स्पिन होता नहीं है। वेदर जरा ठंडा होता है तो क्रैक्स नहीं आते जल्दी, तो बहुत स्पिन नहीं होगा। दूसरा, आईसीसी का हमेशा हम देखते हैं कि आईसीसी के जितने भी इवेंट होते हैं आईसीसी बैटिंग विकेट की तरफ जाता है, तो आईसीसी बैटिंग विकेट बनाएगा तो स्पिनर का रोल ऐसा होना नहीं है। इसी वजह से इनके अप्रोच में बता रहा हूँ, इन्होंने इसीलिए डिसीजन किया कि एक स्पिनर के साथ जाएं और हमारा जो कॉम्बो होगा, अगर कहीं लगता है तो 3 पेसर होंगे,
एक स्पिनर होगा, 2 ऑलराउंडर होंगे। वो ऑलराउंडर अगर तो कहीं लगा कि विकेट में अगर सीम बॉलिंग का कोई कंडीशन है तो फिर आप देखेंगे कि आपके साथ सईद मुशर्रफ के साथ जाएंगे। अगर आपको लगा कि शायद स्पिनर को थोड़ा बहुत मदद दे रही है तो फिर ये हमें डेफिनेटली लगता है कि ये खुशदिल शाह के साथ जाएंगे। और खुशदिल शाह और सलमान अली आगा ये दोनों मिलकर 5वें बॉलर का रोल प्ले करेंगे। बट पॉइंट इसमें ये है कि जैसे भारत की बात कर लें या बाकी टीमों की बात कर लें जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलती हैं, तो अगर आपके रेगुलर स्पिनर ना हुए तो आप 10 ओवर का मतलब ये है कि 60 बॉल्स हैं, तो उनको हाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और वो टारगेट करके आएंगे, वो प्लान करके आएंगे आपके गेंद। और अबरार की भी अगर बात करें तो अबरार का भी कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। अगर हम वी टॉक अबाउट इन टर्म ऑफ व्हाइट बॉल क्रिकेट, उनकी भी जो परफॉर्मेंसेस पास्ट में रही हैं वो रेड बॉल में रही हैं। और अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज के गेम्स भी आपने देखा होगा कि अबरार कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। इसीलिए मेरा मानना यह था कि अगर किसी ना किसी तरह साजिद खान जैसा या नुमान में से कोई एक आपकी टीम का पार्ट होता, और ये दोनों के अंदर साजिद खान के अंदर एबिलिटी ये कि वो बड़े छक्के भी लगा लेता है, बड़ी हिटिंग भी कर लेता है, तो आपका बैलेंस बन सकता था। और आपने कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि स्क्वाड के अंदर जिस तरह आपने 4-5 मंथ के अंदर इरफान खान नियाजी को एक हार्दिक पांड्या की जैसा या बेन स्टोक की तरह का प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहे थे, आप पावर हिटिंग के लिहाज से आप लेके जा रहे थे, उस बच्चे को कैरी करना चाहिए था। और वो एक ऐसा प्लेयर था कि जो इस तरह की बैटिंग कंडीशन के अंदर बड़ा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता था। तो ये 2-3 चेंजिंग ही होती है, ऑब्वियसली 11-12 तो कोर होता ही है आपका टीम का, वही चलता है। और पाकिस्तान के लिए प्लस चीज ये थी, एडवांटेज ये था कि रिसेंट पास में हमने ओडीआई बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हमें वो टेम्पलेट मिल चुका है, वो फार्मूला मिल चुका है ओडीआई में जीतने का। बट मेरा ख्याल है कि अगर इमामुल हक किसी तरह ओपन पे आ जाते, अगर एक स्पिनर ऐड हो जाता तो हमारा जो कॉम्बिनेशन था जो भी हम देख रहे हैं इससे भी ज्यादा अच्छा शायद हमें लगता। बिल्कुल ज्यादा अच्छे तरीके से इनको इस्तेमाल किया जा सकता। तनकीद तो की जा रही है, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि जो हमारा स्क्वाड है उससे अच्छा हमें अच्छा उसका नतीजा मिले और अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रहे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के हवाले से गुफ्तगू जारी है। मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से तनकीद करने का सिलसिला जारी है, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे नताइज मिलेंगे हमें इसी स्क्वाड से, इसी टीम से। राजा असद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, इससे पहले बॉलिंग के हवाले से तो बात हो गई, बैटिंग के हवाले से अभी तक हमने डिस्कशन नहीं की। बैटिंग के हवाले से आप क्या समझते हैं? फ़खर को लाया गया जो कि कुछ अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट में इन नहीं थे, और बाबर को उनके साथ ओपन करवाया जाएगा। आर यू श्योर? आप क्या कहेंगे इस डिसीजन के हवाले से? अच्छा डिसीजन था मैनेजमेंट की जानिब से? देखिए, मेरा तो मैंने पहले बात की कि ऑब्वियसली आपको रेगुलर ऑप्शन के साथ ही जाना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट खासतौर पे जो ओडीआई है, ये टेस्ट है, इसमें आप ज्यादा छेड़खानी कर नहीं सकते। T20 इज एंटायरली डिफरेंट गेम, उसमें आपके पास सारी ऑप्शन होती है, आप खेला जा सकता है, किया जा सकता है। जब साइम की एब्सेंस आई तो ऑब्वियसली दोनों ओपनर्स आपके चले गए ना। अब्दुल्ला शफीक भी लास्ट तक जो सीरीज थे उसमें पार्ट थे, आप वो नहीं होंगे, एक वो आपको हर्ट होगा, फिर दूसरा साइम अयूब भी नहीं है, तो दोनों एक किस्म के आपके नए ओपनर की तरफ जा रहे हैं। बहुत जबरदस्त किस्म के ओपनर हैं, फखर जमान हम सब जानते हैं, बट कहीं अच्छा होता कि अगर आप इमाम को लेके आते, क्योंकि बाबर की जितनी भी परफॉर्मेंस ओडीआई के अंदर है वो नंबर 3 पे है। अगर आप एज ए ओपनर इतने बड़े इवेंट में उनको डालेंगे और रन नहीं होते खुदा न खास्ता, उसका प्रेशर क्या होगा, पूरी टीम पे आएगा। इमाम का एक फायदा ये था कि इमाम बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता था फखर को भी और बाबर को भी, और क्योंकि फखर जिस तरह चार्ज करते हैं वो एक एंड रोक के रखते हैं, विकेट थ्रो नहीं करते थे। 2 साल पहले टॉप 4 के अंदर बाबर नंबर 1 थे, नंबर 2 पे फखर थे और नंबर 4 पे तो इमाम थे। तो टॉप 4 में 3 पाकिस्तानी थे, यही प्लेयर थे। तो उससे क्या हुआ कि आपका एक पूरा कॉम्बिनेशन अब जो है वो हिल रहा है। अब एक ऑप्शन तो हो सकती है, मैं इस पे बात कर रहा हूँ, शायद बहुत कम लोग बात करें, कि आपके पास एक ये ऑप्शन भी हो सकती है कि रिजवान किसी तरह अगर ओपन कर लेते हैं तो बाबर का छेड़खानी नहीं होगा और नीचे आप साउथ फील्ड को भी 4 नंबर पे खिला सकते हैं, क्योंकि कामरान गुलाम पहले 5वें पे या 6ठे पे आपको सलमान अली आ गया है, तो आप इस स्कोर को भी ज्यादा नहीं छेड़ सकते। अगर ये आप इस तरह ये छेड़खानी करेंगे तो पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन आपका डिस्टर्ब हो सकता है, पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राजा साहब से भी इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। राजा साहब, इमामुल हक को आप समझते हैं नजरअंदाज किया गया और इनको रखना चाहिए था?
मुझे समझ में नहीं आ रही कि जो कॉन्फिडेंस एक मरतबा डिसइन्वेस्ट हो गया था इनके ऊपर, वो अब दोबारा क्यों नहीं इन रिगार्डिंग इज अवेलेबिलिटी। ये वैसे भी बड़े फ्रेंडली हैं विद द एस्टेब्लिशमेंट, और इनका जो रिकॉर्ड है वो सजेस्ट करता है कि ये आर्टिकुलेट है इन गेटिंग हिज प्लेस इन द नेशनल साइड। अब कुछ लोग ये बातें करते हैं कि इंजमामुल हक की वजह से, नॉट एट ऑल, इंजमामुल हक का इनसे कोई कंसर्न नहीं है। वो पाकिस्तान का एक एसेट है, उन्होंने हर किस्म के क्रिकेट में परफॉर्म किया हुआ है। और जहाँ तक 50 ओवर्स का ताल्लुक है, दिस नॉट T20, अभी जो आने वाली क्रिकेट है इसमें आपको बॉलर को भी 10 ओवर करने पड़ेंगे, और बैटर्स जो है वो ज़ाहिर ओपनर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 10 ओवर्स तक विकेट पर मौजूद रहेंगे। इनको ड्रॉप करना, इनको कंसिडर ना करना, मुझे इसकी कोई जस्टिफिकेशन नजर नहीं आ रही। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप मुझे इस सवाल को थोड़ा सा एम्पलीफाई करने दें कि हमारे जो सिलेक्टर्स हैं वो इतने वोकल नहीं हैं। किसी ज़माने में जो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स होते थे, आपकी बात नहीं पुरानी बात करूँ, जैसे हसीब हसन थे, वो बड़े ओपन होते थे, वो साफ साफ बात करते थे, जस्टिफिकेशन पेश करते थे। अब बड़ा कम वक्त लेते हैं, टीम या तो मीडिया में आ जाती है, वो थोड़ी सी एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जो डायरेक्टर मीडिया या GM मीडिया कहते हैं जी सवाल करें, वो सवाल हो जाते हैं। वो सवाल भी बस होते हैं, लेकिन उसके बाद वो बात आई गई हो जाती है, और वो जो कुछ के नताइज होते हैं, जो टीम में कमीशंस की जाती हैं, ऑपरेशंस की जाती हैं, जो ब्लू आइड भी होते हैं, उनके बारे में फिर ज़ाहिर है कि ऐसा ऐसा वो मिट्टी पाव वाली बात शुरू हो जाती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है मेरे ख्याल में, क्लियरली बजाय इसके कि हमारे जैसे और आप जैसे लोगों को सिलेक्टर या चीफ सिलेक्टर बताएंगे यार हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे पे प्रेशर या ये प्रेशर नहीं है, वो बस ऐसे ही होता है कि जनाब इसको इस तरह कर लिया था, उसको कर लिया था। अब ये जो आने वाला वक्त है, ये दूध का दूध और पानी कर देगा बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, ये जो ट्राई सीरीज है, इसमें पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा राजा साहब, वक्त कम है तो इसी वजह से अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। अभी ब्रेक में जैसे आप डिस्कस कर रहे थे कज़ाफ़ी स्टेडियम की तैयारी के हवाले से, इनक्लोजर्स के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे थे कि उसमें तब्दीलियां की गई हैं, नामों में तब्दीलियां की गई हैं, ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को, क्या आप इस हवाले से? मैं बड़ा हैरान हूँ। देखे ना, वकार यूनुस, वसीम अकरम, VVIP इनक्लोजर उनको नाम दे दिए गए हैं। बिसाइड जनरल इनक्लोजर इंजमाम और सईद अहमद, ग्रेट सईद अहमद, वो जनरल इनक्लोजर है। अच्छा, फिर फर्स्ट क्लास जो है उसमें जावेद मियादाद और सरफराज नवाज है। जनरल में भी इम्तियाज अहमद और हनीफ भी जनरल इनक्लोजर हैं। VIP में फजल महमूद हैं, और VVIP में माजिद खाना गलत। अच्छा, VVIP ज़हीर अब्बास ओके, इमरान खान VIP। आप मुझसे सियासी तो उनका है, चलो एक रोल है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन क्रिकेट में तो नहीं कर सकते। बिसाइड दिस राजा वसीम और जो रमीज हैं वो राजा इनक्लोजर में हैं, और फिर प्रीमियम में फिर सईद अनवर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस नक्शे के अंदर आप देखें कि कार्नेलियस साहब जो कि हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट के फाउंडर हैं इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के, जिन्होंने BCCP की बुनियाद रखी, उनका जिक्र ही नहीं है। जो हम बचपन में भी जाके देखते थे, जो मेन एंट्रेंस है वो कार्नेलियस गेट होता था, उनका कहीं जिक्र नहीं है। कराची में भी इसी तरीके से गड़बड़ की गई है, वो मुझे समझ में नहीं आ रही कि वहाँ पर बड़ों के नाम है नहीं। अच्छा, यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आई, दैट आई वंडर। जनरल इनक्लोजर में ग्रेट हनीफ और ग्रेट इम्तियाज के नाम है, तो ये जो एक बाइफर्केशन की है, ये बड़ी अजीब तरह की बात लग रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोगों ने क्या क्राइटेरियन जो है उसको किया। फिर एक और आज मुझे किसी ने बात बताई है कि एक एंड जिसको FC कॉलेज एंड कहते थे वो हो जाएगा अल्लामा इकबाल एंड, और एक जो पवेलियन एंड है वो हो जाएगा जना एंड। वो यहाँ इतना बड़ा स्टेडियम है, दो छोटी छोटी चीज़ों के नाम इतनी बड़ी शख्सियत से कर दी है आपने। अब ये समझ नहीं आती। एक बार मुझे ज़ैड हुसैन साहब ने कहा था कि यहाँ पर 10 दो ही नाम है, या तो कायदे अवाम है या कायदे आज़म है, बाकी कोई है ही नहीं है। सही। अब देखिए इनके ये बड़ी शख्सियत है, इनके बड़े बड़े रोड्स होनी चाहिए थी, और हैं भी, इदारे भी हैं, इमारात भी हैं, तो ये नाम रखने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। इरफान ज़हीर साहब से भी इसके ऊपर कमेंट ले लेंगे। इरफान साहब, आप किस तरह से देखते हैं इन तब्दीलियों को? देखिए, ये समहाउ ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस चीजें होती हैं, और आपको किसी के भी एसोसिएट करने से पहले उसकी खिदमात को देखना चाहिए कि उसने कंट्री को किस तरह सर्व किया, क्या उसके क्रेडेंशियल हैं। और ये करने से, और अभी जैसे बड़े अरसे से ये भी बात की जा रही थी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम चेंज होना चाहिए, ये भी पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर हमें याद पड़ता है कि भुट्टो साहब ने 1971 के अंदर शायद इनके नाम के साथ लिंकअप किया था, और जैसे कराची का स्टेडियम है नेशनल बैंक स्टेडियम के साथ किया गया। तो अब बिजनेस मॉडल की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, आप ऑनर करते हैं अपने लेजेंड्स को, जरूर करें, बट अगर करते हुए अगर किसी का वो दिल आजारी हो रही है, किसी को वो हर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली जिस तरह राजा साहब ने कहा, ये बड़ा मैटर करता है। और आपको अगर स्टेडियम का भी नाम अगर किसी हमारे कायद के नाम से, अल्लामा इकबाल से भी अगर लिंकअप कर देंगे, जैसे ऑलरेडी हमारे एयरपोर्ट हैं,
तो मेरा नहीं ख्याल किसी को इतराज। इरफान, मैं एक मरतबा, इरफान मैं आपको बताऊं, मैं एक दफा जा रहा था सियालकोट, तो सियालकोट के स्टेडियम का नाम भी जिन्ना स्टेडियम है और गुजरांवाला के स्टेडियम का नाम भी जिन्ना स्टेडियम है। मुझे किसी ने रास्ता दे दिया, मैं सियालकोट जाने के बजाय मैंने लाइव पीटीपी पे कमेंट्री करनी थी, मैं गुजरांवाला पहुंच गया। तो ये भी अजीब बात है कि हर जगह का नाम आप कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम, उनसे बड़े लोग हैं कोई नहीं। एग्जैक्टली जना मोहम्मद जना, कायद आज़म मोहम्मद जना, अल्लामा इकबाल से बड़ी कौन सी शख्सियात हैं, बड़े हम किसी को बड़ा बनने भी नहीं देते। ये बात भी है। अब देखिए कार्निलियस हमारी क्रिकेट पे देखें 48 में जब वेस्ट इंडीज आई थी तो इन्होंने खत लिखा था और बड़ी गुर्बत में आगाज किया था कार्निलियस साहब ने, बीसीसीबी का, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, बहुत बड़े आदमी थे, उनका नाम गायब है। अब पता नहीं कब रखेंगे या नहीं रखेंगे। ये जो मेन गेट बार बार दिखाया जा रहा है जीएनएन की स्क्रीन पे, ये आगे लिखा था कार्निलियस गेट, और ये उस वक्त रखा गया था जब दोनों हयात थे, कारदार साहब भी जिंदा थे और कार्निलियस साहब भी जिंदा थे। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। पहले बात जो कर रहे थे मैं ऐड करता चलूं टीम सिलेक्शन के हवाले से। देखें अभी तो जो 2-3 आपकी टीम सिलेक्ट हुई है, ये तो प्रेस रिलीज जारी करते हैं। पहले होता था कि आपका चीफ सिलेक्टर आता है, जैसे इंडिया ने भी की है, चीफ सिलेक्टर अजित अगारकर आए हैं, साथ उनका कैप्टन आया है, डिस्कशन हुई है, बात करके बताया गया प्लेयर के हवाले से। हमारा तो इतना अनफॉर्चुनेट है कि डिस्कशन ही कोई नहीं होती, वो प्रेस रिलीज आ रही है, प्रेस रिलीज के ऊपर ही रिप्लाई आ रहा है। और एक असद शफीक सिलेक्टर है जो शायद 5वें नंबर पे स्टैंड करते हैं सिलेक्शन कमेटी के अंदर, वो आगे थोड़ी सी बिट्स एंड पीसेस के अंदर ब्रीफिंग दे रहे हैं। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। आपकी एक ही स्पोर्ट है, आपको उस स्पोर्ट को बचाने के लिए उसको ग्लोरीफाई करना पड़ेगा। ग्लोरीफाई कैसे करेंगे? आप एंगेजमेंट बनाएंगे लोगों के साथ करेंगे, मीडिया के थ्रू उसका कनेक्शन बनाएंगे। जब वो नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो क्रिटिसिज्म अभी 2-3 प्लेयर के ऊपर आ रहा है वो ऐसे ही आता रहेगा। उसको ताहिर शाह साहब के बारे में रखा में हमने कुछ बात करनी थी जो एग्जैक्टली आज बड़ी एक सोगवार दिन है फ्रॉम द पाकिस्तानी क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू के हमारे मुल्क के बड़े सफेबल के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नेशनल बैंक की तरफ से के लिए ताहिर शाह, उनका कल इंतकाल हुआ और वो पेंशन लेने के लिए नेशनल बैंक गए थे कि बैंक के बाहर ही उनको दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से चले गए। अभी जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं ताहिर शाह साहब की, ये इतने ज़बरदस्त हिटर थे, आई टेल यू। अगर आजकल होते तो दुनिया क्रिकेट में इनका तूती बोल रहा होता, ये किसी को नहीं बख्शते थे। इन्होंने पीक पर इमरान खान साहब को भी छक्के मारे और ये बड़े दिलेर आदमी थे, मनकसुल मिजाज थे और महफिलों की जान थे ये। और ये पूरे लाहौर की क्रिकेट में और पाकिस्तान की क्रिकेट में सफ़े मातम बिछ गई इनके बेवक्त इंतकाल से। और आई टेल यू के ये आते थे एज एन ओपनर और फिर बड़े बड़े जो पाकिस्तान के जय्यद किस्म के फास्ट बॉलर थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इधर मारी इधर चौका लगाया, इधर छिक्का लगाया, ये जा वो जा, और छक्के छुड़ा देते थे। लेकिन ये ज़ाहिर है कि एक दिन जब आता है दुनिया में तो बंदा चला भी जाता है, लेकिन इनकी शख्सियत और इनकी क्रिकेट की छाप जो है वो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में, हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब तक हम देखेंगे और रहेंगे, हमें हमेशा वो याद दिलाती रहेगी कि एग्रेशन होता क्या है और परसेवरेंस क्या होती है और फिर डिटर्मिनेशन क्या होती है और फिर जेंटलमैनशिप क्या होती है। ये सब कुछ ताहिर शाह साहब में था और मेरे ख्याल में उनके जाने से जो हमारी क्रिकेट को, हमारी मुआशरत को, हमारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को नुकसान पहुंचा है, वो तादेर जो है वो उसको याद रखा जाएगा। जो ख्वाजा नदीम अहमद है लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वो ज़ाहिर है कि इनके बड़े मद्दाह थे, इनके साथ उन्होंने क्रिकेट भी खेली और उन्होंने बड़े अपने दुख का इज़हार किया इनके जाने से। और इनके जाने से कहना होगा ताहिर शाह के हमारी जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है लाहौर की, ये एक और थे कि ही वॉज बड़े मजलिसी आदाब और मजलिसी गुफ्तगू के माहिर थे। खुद नहीं हंसते थे लेकिन लोग इनकी बातों से अपना भी बाज़ औक़ात वो कहते थे मेरे से ही मजाक कर लो और हंस पड़ते थे खुद भी, लेकिन बहुत कम ऐसा होता था। ही वॉज बॉर्न इन श्रीलंका, ही केम टू पाकिस्तान एंड बहुत एक बड़ा नैरो मार्जिन था कि ये पाकिस्तान की तरफ से वनडे क्रिकेट नहीं खेल सके। By all means, he was a thorough gentleman. He will long be remembered. And I think as far as our local cricket is concerned, a great tree has fallen. और उनके जाने से जो खिलाफ पैदा हो गया मेरे ख्याल में हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, हमारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोच वो रहे, मैच रेफरी भी रहे फर्स्ट क्लास मैचेस में और रादर अंपायरिंग इन्होंने की बड़े अर्से तक। और ये करते ये थे, मुझे शफीक अहमद पापा साहब ने बताया कि अंपायरिंग करते करते ये कुछ बाज़ का कोचिंग भी कर दिया करते थे, तो बाज़ का क्रिकेट बोर्ड तक ये खबरें पहुंचती थी। तो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट ताहिर शाह साहब। और आई थिंक he will long be remembered for his services regarding first class and top class cricket. बिल्कुल ठीक। इरफान साहब, आप कुछ ऐड करना चाहें अफसोसनाक इस खबर के ऊपर ताहिर शाह साहब के मुतालिक? जी बिल्कुल, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। मैंने तो ऑब्वियसली ज्यादा इनको खेलते देखा नहीं, बट जितना भी मैंने लेजेंड से सुना है, बड़ों से सुना है,
वो सब इनको बहुत हाईली रेट करते हैं, बड़ा हाईली प्रेस करते हैं। और ये बेसिकली यही मेंटोर होते हैं जिन्होंने आपकी नई जो जनरेशन अभी टीम में खेल रही है इनको लेके चले, इनको बनाया। और ऐसे जो फादर फिगर के रोल के कुछ लोग हैं, बड़े गिनती के चंद लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा होता क्या है कि हम सिर्फ बड़े नामों की तरफ ही जाते हैं, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को बनाते हैं, जो लड़कों को लेके चलते हैं, जो जनरेशन तैयार करते हैं, मेरा ख्याल है उनको ज्यादा वैल्यू करने की जरूरत है। उनसे हमें फायदा हासिल करना चाहिए और इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। राजा साहब आप स्टूडियो में आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।